सो वी विल कंटिन्यू विद रे ऑप्टिक्स। तो अगर आपको याद होगा, कल हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर देखा था। उसमें सबसे पहला केस था एक सिंगल प्लेन मिरर, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, इमेज बनता है वर्चुअल, लैटरली इन्वर्टेड, सेम साइज एंड एट द सेम डिस्टेंस। फिर हमारे पास दो प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर से एट सम एंगल थीटा। इन दोनों प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट था। नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे ये डिपेंड करेगा स्मॉल एन पे। स्मॉल एन था 360 बाई थीटा। तो स्मॉल एन अगर ये इवन इंटीजर हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर n-1। अगर ये ऑड हुआ तो चेक करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एंगल बाइसेक्टर पे है मतलब सिमेट्रिकल है, या फिर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, ऑफ एंगल बाइसेक्टर है मतलब असिमेट्रिकल है। तो अगर n की वैल्यू ऑड इंटीजर आई और अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो वापस से n-1, अदरवाइज n। करेक्ट। अगर n की वैल्यू इंटीजर ही नहीं है तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसका आपको लेना है सिर्फ इंटीग्रल पार्ट, राइट। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। और रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस मतलब फ्रॉम स्पेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर्स में हमने सम बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट किए थे। तो वी वर लुकिंग एट रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। तो इमेज फॉर्मेशन हमको स्टडी करना है। अल्टीमेटली हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है टू स्टडी इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, स्मॉल इन साइज होगा, लार्जर इन साइज होगा मतलब डिमिनिश्ड होगा कि मैग्नीफाइड होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब डिटेल स्टडी करने से पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए थे। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, व्हाट इज पोल ऑफ अ मिरर। याद है क्या? द मिड पॉइंट और geometrical center of spherical mirror is called as pole. The midpoint or geometrical center of of a spherical mirror is known as pole. Then इसके बाद क्या डिफाइन किया था हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड बेसिक डेफिनेशन था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो स्फेरिकल मिरर आपने जिस स्फीयर से कट किया है, स्फेरिकल मिरर आपने जिस स्फीयर में से कट किया है, उस स्फीयर का जो सेंटर था उसको क्या बोलते हो आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर किसका? सेंटर स्फीयर का। किस स्फीयर का सेंटर? जिसमें से आपने स्फेरिकल मिरर बनाया है मतलब कट किया है, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर of which spherical mirror is a part। हो सकता है नोट्स में थोड़ा डेफिनेशन अलग लिखा होगा, डजंट मैटर। ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट is known as center of curvature। इसके बाद कौन सा डेफिनेशन था? radius of curvature। तो what is radius of curvature? The distance between pole of a mirror and the center of curvature is called as radius of curvature। तो अगला डेफिनेशन है radius of curvature। तो सिंपल डेफिनेशन है बट यू विल नीड दिस लेटर। तो अभी से पता होने चाहिए radius of curvature। The distance between pole of mirror, the distance between pole, किसका पोल?
मिरर का, बिटवीन पोल ऑफ अ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. Center of curvature, of course, of mirror is known as radius of curvature. इसके बाद क्या डिफाइन किया था? Principal axis. So what is principal axis? A straight line passing through, pole and center of curvature is called as principal axis. तो इसके बाद हमने डिफाइन किया था प्रिंसिपल एक्सिस. और याद रखना ये सारे के सारे डेफिनेशन हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए काम में आने वाले हैं. दैट इज व्हाई वी आर स्पेंडिंग टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक थिंग्स. और ऑल्सो कीपिंग इन माइंड, टेस्ट में मैं पूछता ही हूँ, ये जो 10-12 डेफिनेशन है इसमें से 2-3-4 डेफिनेशन आते ही है, तो पता होना चाहिए. स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हुआ? स्ट्रेट लाइन passing through pole of a mirror and center of curvature, passing through pole and center of curvature is known as principal axis. और साइन कन्वेंशन डिफाइन करते वक्त भी हमको प्रिंसिपल एक्सिस इसकी जरूरत थी. याद होगा, all the distances measured above principal axis are taken to be positive and all the distances measured below principal axis are taken to be negative. Next definition, focus. Focus है ना? हाँ, focus. What do you mean by focus? Actually focus को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो देखते हैं. Let us first see how to define focus. हमारे पास एक मिरर है. कौन सा मिरर है? कॉनकेव. हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है. देन देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है. वेरी लार्ज मतलब मोर और लेस इंफिनिटी बोल सकते हो. आप बोल सकते हो वी हैव एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. अब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का रे ऑप्टिक्स में एक स्पेशल पर्पस होता है. जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, सिंपल सा एग्जांपल, लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल. सपोज हमारे घर में एक लाइट का बल्ब है. दिस इज बल्ब, सम स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट. जैसे ही आपने इस बल्ब को टर्न ऑन किया तो क्या होगा? इस बल्ब में से लाइट इमिट होगा इन ऑल द डायरेक्शंस. यहाँ भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, एवरीवेयर इट विल गो. करेक्ट, राइट? अब अगर ये लाइट का सोर्स इनफिनाइट डिस्टेंस पे रहा, मतलब ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, तो अगर एक ऑब्जेक्ट, एक सोर्स इनफिनाइट डिस्टेंस पे हो तो वहां से जितने भी रेज इमिट होंगे वो बन जाते हैं पैरेलल. तो इनफिनाइट डिस्टेंस या वेरी लार्ज डिस्टेंस में हमेशा रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर पैरेलल. तो हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है जो इनफिनाइट डिस्टेंस पे है तो द रेज विल बी पैरेलल. So the rays coming from that object are parallel to each other, right? थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी पता होनी चाहिए. पर पैरेलल रेज तो ऐसे भी हो सकते थे ना. यू मे हैव ऑब्जेक्ट विच इज इंफिनिटी एंड रेज आर पैरेलल, मतलब ऐसा भी हो सकता है. ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, राइट? तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये रेज एक ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था. दीज आर द रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यस, बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगर रेज एक दूसरे को पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस को भी पैरेलल है, इनको हम बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज. पैरा एक्सियल, पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. एंड वेरी ऑब्वियस, आपको पता होना चाहिए, कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में हम बाहर के सरफेस को रफ करते हैं. रफ मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, मतलब लाइट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा. तो रेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम इनर सरफेस यूज करते हैं. जो रेज इन्फिनाइट से आ रहे थे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहे थे, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे क्या होंगे? कॉन्वर्ज. क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वर्ज.
जब सारे के सारे रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे फोकस हो गए, कॉन्वर्ज हो गए, जिस पॉइंट पे ये कॉन्वर्ज हुए तो इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, राइट। तो फोकस का पहला डेफिनेशन, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the rays coming from an object converge is defined as focus. The point on कहाँ पे है? Point principal axis पे है. The point on the principal axis at which the rays coming from object at infinity converge, this point is called as focus. लेकिन ये है कौन से मिरर के लिए? कॉन्केव। कॉन्वेक्स के लिए उल्टा है। कॉन्वेक्स के लिए आप अंदर के साइड को रफ करते हो और बाहर के साइड को यूज करते हो फॉर रिफ्लेक्शन। अब इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ। मैं अगर चाहता तो मैं स्किप कर देता, बट दिस विल बी समथिंग दैट यू विल नीड लेटर, बाद में लगने वाला है ये। देखो ऐसा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है? रेस को कॉन्वर्ट कर रहा है। इसके लिए इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वर्जिंग सिस्टम। तो जहां जहां ये वर्ड सुनोगे कॉन्वर्जिंग, मिरर के केस में, लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेंस बाद में देखेंगे, फिलहाल हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन मिरर करता है, लेंस नहीं करता। लेंस क्या करता है? रिफ्रैक्शन, राइट। तो मिरर के केस में हर बार आपको ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोला होता है, कौन सा मिरर कौन के मिरर, ऐसा नहीं बोला होता है। कभी कभी बोला होता है we have a converging system, converging reflecting system। कौन? कॉनकेव मिरर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मिरर है, कौन सा है? कॉनकेव। अब अगर रिफ्लेक्शन सपोज कॉन्वेक्स से हो रहा होता, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज विल बेसिकली डाइवर्ज। मतलब हमको दिखेगा क्या? ये तो रिफ्लेक्ट होके चला गया, तो यहाँ से तो जो रेस थे वो रिफ्लेक्ट होके गए। बट अगर आप इस रे को बैक ट्रेस करोगे, बैक ट्रेस मतलब पीछे की तरफ देखोगे, तो आपको ऐसा अपीयर होगा कि एक्चुअली जो रेज है वो एक पॉइंट से आ रहे हैं, वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो पॉइंट कहाँ है? मिरर के अंदर है। कहाँ है? मिरर के अंदर है। रियलिटी क्या था? रियलिटी ये था, जस्ट अ मिनट। इन रियलिटी हमारे पास ऐसा था। कैसा था? हमारे पास रेस थे। कहाँ से आ रहे थे रेस? इन्फिनाइट से। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ हो गए? डाइवर्ज हो गए, राइट। तो रियलिटी में रेस आर बेसिकली डाइवर्जिंग। लेकिन अगर मैंने इस डाइवर्जिंग रे को बैक ट्रेस किया, बैक ट्रेस किया मतलब पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, करते ना लाइन को एक्सटेंड, वैसे इस रे को एक्सटेंड कर दो, तो हमको क्या दिखेगा? हमको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है ये एक्चुअली एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। वो पॉइंट कहाँ है? इनसाइड द मिरर है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। तो पहले केस में आपने बोला द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the rays from object at infinity converge after reflection is called as focus। उसी फोकस को एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो फॉर कॉन्वेक्स मिरर। द पॉइंट इनसाइड द कॉन्वेक्स मिरर फ्रॉम वेयर द रेज अपीयर टू बी डाइवर्जिंग। यहाँ पे रेज आर कॉन्वर्जिंग, यहाँ पे रेज आर अपीयरिंग। अपीयर मतलब ऐसा होता नहीं है, दिखता है। अपीयर टू बी डाइवर्जिंग, हमको ऐसा दिख रहा है कि इस पॉइंट से ही रेस स्टार्ट हुआ और ये रेस क्या हो रहा है? डाइवर्ज। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। तो फोकस को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, रिमेंबर। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which rays, रे कहां से आए? rays coming from object at infinity, from object at infinity appear to या फिर converge the point on the principal axis at which rays coming from object at infinity converge। लेकिन converge कब हुआ? कब हुआ? आफ्टर रिफ्लेक्शन।
इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इज नोन एज फोकस, इज नोन एज फोकस। तो क्लियर, डिफाइन कर सकते हो क्या आप अभी फोकस को? क्या है फोकस? पॉइंट है, कहाँ पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे है। इस पॉइंट पे क्या हुआ? रेस कॉन्वर्ज हुए। कौन से रे कॉन्वर्ज हुए? इंफिनिटी से आ रहे थे वो रेस कॉन्वर्ज हुए। करेक्ट। कब हुए? आफ्टर रिफ्लेक्शन। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेस कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी कॉन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज फोकस। और यही कॉन्वेक्स के केस में द पॉइंट inside the convex mirror from where the rays appear to be diverging is known as focus. अब मैं वो लिखूंगा नहीं, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो will you be able to define what is focus? Yes, good. तो अब just to check if you remember, मैंने आपको बताया था कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जब इमेज फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर है इमेज फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, अभी और एक आ गया, कौन? फोकस। अभी तो फोकस डिफाइन किया हमने, अभी हमने डिस्टेंस डिफाइन नहीं किया। रिमेंबर, फोकस क्या है? फोकस क्या है? पॉइंट है। फोकस डिस्टेंस है क्या? नहीं। तो लिखा ही ना आपने, द पॉइंट, द पॉइंट मतलब पॉइंट क्या है? फोकस। अब मुझे डिफाइन करना है व्हाट इज फोकल लेंथ। डिफरेंस समझते चलो, एक एक सिंगल डिफरेंस मैटर करेगा यहाँ पे। फोकस डिस्टेंस नहीं है, फोकस क्या है? पॉइंट है। डिस्टेंस तो अभी डिफाइन करेंगे। सपोज फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया तो इसको मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ। क्या बोलोगे इसको? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करोगे? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, और डिनोट करोगे स्मॉल एफ से। तो कैपिटल एफ मतलब कौन? फोकस। ये क्या है? पॉइंट है। और स्मॉल एफ मतलब क्या? फोकल लेंथ। ये क्या है? डिस्टेंस है। वेरी गुड। तो आगे जाके कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए कि ये स्मॉल एफ क्या और कैपिटल एफ क्या। स्मॉल एफ इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, कैपिटल एफ इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब डिफाइन करेंगे हम लोग फोकल लेंथ। तो वी विल डिफाइन फोकल लेंथ, focal length denoted by small f, the distance between pole, the distance between pole and focus। देखो यहाँ पे भी हम लोग साइन कन्वेंशन का पहला कन्वेंशन यूज कर रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने? लेफ्ट में। रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन विद रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हो गया पहला कन्वेंशन। दूसरा नंबर कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो यहाँ पे भी तो वही बोल रहा है कब से हमने, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। अगर आप पिछले भी डेफिनेशंस देखोगे तो सारे के सारे डेफिनेशंस में जहां जहां पे हमको डिस्टेंस मेजर करना है, सारे के सारे मेजर किए कहां से? पोल से। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब बाय डिफॉल्ट रिमेंबर, ये जो साइन कन्वेंशन थे, ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार बोला। तो अब आपको समझ में आएगा। थर्ड नंबर साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेस measured to the left are taken to be negative। तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि फोकस पॉइंट कहाँ है? लेफ्ट में है पोल के। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ पोल आर टेकन टू बी। तो कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के केस में फोकस पॉइंट कहाँ है? राइट में। तो फोकल लेंथ क्या लोगे? मतलब कॉन्वर्जिंग सिस्टम में, कॉन्वर्जिंग सिस्टम में फोकल लेंथ बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। और डाइवर्जिंग में क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कब क्या नेगेटिव है, कब क्या पॉजिटिव है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त लगेंगे। अगर आप कॉन्वर्जिंग सिस्टम के लिए सॉल्व कर रहे हो तो एफ नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आपको बोला भी है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फिर भी क्या लेंगे हम लोग? -10।
करेक्ट, क्लियर यहाँ तक? देन नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन पावर। पावर देखो अब ऐसा है, पावर समझने के लिए एक काम करते हैं। पावर समझने के लिए पहले मैं दो अलग अलग मिरर लेता हूँ। ये एक मिरर है कॉनकेव, ये भी एक मिरर है कॉनकेव, दोनों कॉनकेव मिरर है। एक कॉनकेव मिरर का एपर्चर बड़ा है, एपर्चर एपर्चर भी डिफाइन करेंगे, अगला ही डेफिनेशन होगा शायद में भी, तो एपर्चर भी डिफाइन करेंगे। राइट, सिर्फ एक साइज में बड़ा है, एक साइज में छोटा है। सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, वहां से रेज ऑफ लाइट आए। ये जो रेज है ये रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वर्स तो होंगे, करेक्ट? राइट, यहाँ पे भी वही होने वाला है, सिर्फ जो फोकस पॉइंट है मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस, फोकस पॉइंट को क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस। इफ यू सी, इस केस में बड़े मिरर के केस में फोकस थोड़ा दूर है मतलब फोकल लेंथ ज्यादा है, और दूसरे केस में फोकस पॉइंट पोल के पास में मतलब फोकल लेंथ कम है, करेक्ट? राइट, तो एक केस में, इस मिरर के केस में मिरर का कॉन्वर्जिंग कॉन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पास में कॉन्वर्ज कर रहा है। और दूसरे मिरर के केस में, ये जो बड़ा मिरर है उसके केस में कॉन्वर्जिंग एबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वर्ज तो हो रहे हैं रे, लेकिन कहाँ हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों कॉनकेव मिरर थे, दोनों में ही रेस इंफिनिटी से आ रहे थे, लेकिन एक मिरर के केस में कॉन्वर्जेंस मिरर के बहुत पास में हो रहा है मतलब फोकल लेंथ कम है, और दूसरे में कॉन्वर्जेंस दूर हो रहा है मतलब फोकल लेंथ ज्यादा है। जिसका फोकल लेंथ ज्यादा हो उसको बोलते हैं दैट मिरर हैज लेस कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्वर्जेंस, और जिसका फोकल लेंथ कम है इट हैज मोर कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्वर्जेंस। द एबिलिटी ऑफ अ मिरर, the ability of a mirror to converge or diverge rays is defined as power of lens। तो power of lens कैसे डिफाइन करते हो? पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन करोगे और डिनोट किससे करेंगे? P से। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? द एबिलिटी ऑफ मिरर, द एबिलिटी ऑफ अ मिरर to converge or diverge rays, to converge or diverge rays, या फिर बीम ऑफ लाइट भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है? टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज रेज और बीम ऑफ लाइट इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया, इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होता है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज पावर ऑफ लेंस, मतलब 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर। रेसिप्रोकल मैंने अभी तो बताया, मैंने अभी इसके लिए बताया जस्ट नाउ, जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर क्या है? ज्यादा। तो मैंने बोलते बोलते बोल ही दिया, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, reciprocal of focal length is defined as power of lens, is defined as power of lens, right? Power of lens मतलब power of mirror in this case। मैंने लेंस जानबूझ के वर्ड यूज किया है। आई नो वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किससे होता है? मिरर से। मैंने लेंस क्यों यूज किया? क्योंकि मोस्ट ऑफ यू, मेनी ऑफ यू आर यूजिंग लेंस, ये लेंस ही है। डोंट गेट कंफ्यूज कि वो कॉन्टैक्ट लेंस, वो कॉन्टैक्ट लेंस भी लेंस होता है, ये चश्मा स्पेक ये भी लेंस ही होता है, राइट? तो जब चश्मा बनाने जाते हो तो डॉक्टर से चेक करवाते हो, ऑब्वियसली वो बोलता है पावर बढ़ गया थोड़ा सा, पहले -2 था -2.5 हो गया, राइट? फिर -3 भी हो जाता है विथ एज, 18-19 ईयर्स तक बढ़ता रहता है, उसके बाद बढ़ता नहीं है नॉर्मली। तो ये जो पावर ये क्या है? 1 अपॉन फोकल लेंथ है। इसका मतलब जितना ज्यादा पावर का आप लेंस यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या? उतने ही आके आपके आंखें वीक हो गए। क्यों? क्योंकि हमको यू शुड नो, यू नो व्हाट इज रेटिना? सुना है? सुना है रेटिना? तो नॉर्मली जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हो उसका इमेज
आपके रेटिना पे बनना चाहिए, जो बनता नहीं। चश्मा पहने हो मतलब नहीं बनता है। जिन्होंने चश्मा नहीं पहना फिर भी सब कुछ क्लियरली दिखता है, योर आईज आर परफेक्टली फाइन, नो डिफेक्ट, राइट। बट देन मोस्ट ऑफ अस नाउअडेज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्ट। दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। एक केस में होता है शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता। जिन जिनका नेगेटिव पावर है, मैक्सिमम बच्चों का नेगेटिव ही होगा, इंक्लूडिंग मी, नेगेटिव है। मोस्ट ऑफ यू हैव नेगेटिव पावर। जिनका -0.5, -1, -2, -2.5, ये सब के सब, आप सबका प्रॉब्लम वही है, चश्मा निकाला तो दूर का नहीं दिखता, राइट। दूसरा होता है लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का दिखता है पास का क्लियर नहीं दिखता। उन सबका पावर होता है पॉजिटिव। उन सबका जो चश्मा है उसका लेंस थिक होता है, राइट। तो ये सब याद रखना। तो पावर अगर याद रखना है, तो अगर आपको पता है, यू शुड नो व्हाट इज पावर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जितना फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस का डिस्टेंस। तो जितना फोकल लेंथ कम उतना ही पावर ज्यादा। तो पावर इज इक्वल टू 1/f, राइट। f इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज लेंथ, फोकल लेंथ तो लेंथ है ना, लेंथ किस में मेजर करते हो, मीटर या सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट की बात करोगे तो मीटर, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो लेंस या मिरर जब जब यूज होंगे तो फोकल लेंथ कभी सेंटीमीटर में ही आता है, कभी मीटर में नहीं आता। इट इज ऑलवेज इन सेंटीमीटर। तो नॉर्मली, रिमेंबर, नॉर्मली फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। किस में मेजर करते हो, सेंटीमीटर। अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हो, अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हो, तो पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। If focal length is measured in meter, then the SI unit of power is diopter. डायोप्टर याद रखना ये। तो अगर मैंने बोला कि मेरे चश्मे का पावर -2.5 है, तो कौन सा यूनिट, डायोप्टर। तो वो जो डॉक्टर लिख के देता है ना, -2.5, -2 +2, वो किस में होता है, डायोप्टर में। यहाँ तक क्लियर, गुड। 1/4 फोकल लेंथ इज पावर। जितना फोकल लेंथ कम, मतलब जितना पोल और फोकस का डिस्टेंस कम, उतना ही पावर ज्यादा। तो पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ मिरर टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज। एक चीज मैं अभी बता देता हूँ, कभी कभी मैं मिरर लेंस एक साथ भी यूज करता हूँ, क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस मोर और लेस सेम ही है। दोनों में बेसिक डेफिनेशन मोर और लेस सेम है। तो कभी बोलते बोलते मैं बता रहा हूँ रिफ्लेक्शन, लेकिन मैंने बोल दिया लेंस, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि ये डेफिनेशन मिरर और लेंस के लिए सेम है। जैसे मैंने पावर का बताया, वहां पे भी 1/4 फोकल लेंथ, लेंस में 1/4 फोकल लेंथ इज पावर, मिरर में भी 1/4 फोकल लेंथ इज पावर। गुड, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन, हाँ, एपर्चर। तो एपर्चर मतलब क्या, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ अ मिरर, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ अ मिरर इज नोन एज एपर्चर। अब मैं इफेक्टिव क्यों बोल रहा हूँ, सी हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, और अगर आपको याद होगा, मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ आपको कि स्फेरिकल मिरर आपने बनाया कैसे। आपने एक स्फीयर लिया, उसी का एक छोटा पार्ट कट किया, करेक्ट। ये हमारे पास स्फीयर था, इसी स्फीयर का मैंने एक पार्ट कट कर लिया, और यही जो पार्ट है ये बन गया स्फेरिकल मिरर। अब इफेक्टिव वर्ड क्यों यूज किया हमने, जिस जिस स्फीयर से ये स्फेरिकल मिरर बना है उसका भी एक डायामीटर है, बराबर, राइट, राइट। जिस स्फीयर से मैंने ये पार्ट कट किया उस स्फीयर का भी एक डायामीटर है। तो अगर मैं डायामीटर वर्ड यूज करता तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। डायामीटर मतलब आपको ऐसा लगता कि जिस स्फीयर में से हमने ये मिरर काटा है, मिरर यहाँ से निकाला है, उसका डायामीटर। तो इसके लिए हम वो सेम वर्ड यूज नहीं करते, हम एक नया नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एपर्चर। अब एपर्चर मतलब क्या, जितना भी पार्ट आपने कट किया, उस पार्ट का जितना भी डायामीटर होगा उसको बोलोगे एपर्चर। अब दिख ही रहा है,
स्फेरिकल मिरर का डायामीटर और पूरे स्फीयर का डायामीटर सेम है क्या? नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला, द इफेक्टिव डायामीटर। तो इफेक्टिव मतलब कट करने के बाद, स्फेरिकल मिरर बनाने के बाद जितना भी पार्ट बचेगा उसका कितना डायामीटर, दैट इज कॉल्ड एज एपर्चर। सो द इफेक्टिव डायामीटर, द इफेक्टिव diameter of the spherical mirror is known as aperture। अब ये एपर्चर डिफाइन किया ही क्यों हमने? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो फिजिक्स में पूरे सिलेबस में एक एक सिंगल पॉइंट, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब कहीं ना कहीं तो काम में आएगा, या स्टेट बोर्ड में काम में आएगा, या सीईटी या जेई नीट में काम में आएगा, या इंजीनियरिंग करोगे तो आगे जाके काम में आएगा। अब एपर्चर हमने क्यों डिफाइन किया? इमेजिन मेरे पास एक स्फीयर था, उस स्फीयर में से मैंने छोटा पार्ट कट किया और एक बड़ा पार्ट कट कर लिया, राइट, गुड। तो दोनों में से किसका एपर्चर बड़ा है? सेकेंड, मतलब बड़े पार्ट का, वेरी ऑब्वियस, करेक्ट। दोनों के दोनों सेम स्फीयर के पार्ट थे, यस, यस और नो? यस। सिर्फ एक का एपर्चर बड़ा है। दोनों कौन से मिरर है? कॉनकेव, राइट। दोनों क्या बनाएंगे? इमेज। किसका इमेज? ऑब्जेक्ट का। अब मैंने आपको बताया था कि इमेज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। इमेज कितना ब्राइट है, इमेज कितना ब्राइट दिखता है, वो किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। आई विल नॉट टेल यू एवरीथिंग डायरेक्टली। मेरे पास सेम मिरर था, उसमें से एक स्मॉल पार्ट कट किया और एक बड़ा पार्ट कट किया, सेम मिरर है, बराबर। एक ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, जो इंफिनिटी पे है। कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है। उस सेम ऑब्जेक्ट से दोनों के दोनों मिरर पे लाइट जा रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा लाइट किस पे जाएगा? बड़े पे, करेक्ट। मतलब एपर्चर बड़ा होना मतलब ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होना, और ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होना मतलब इमेज ज्यादा ब्राइट बनेगा, राइट। तो एपर्चर हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि हमको ब्राइटनेस ऑफ इमेज भी पता होना चाहिए कि कौन से केस में इमेज ज्यादा ब्राइट बनेगा। तो कौन से केस में बनेगा? जिसका जिसका एपर्चर बड़ा हो, राइट। जिसका एपर्चर बड़ा हो उसका ब्राइटनेस भी ज्यादा है। हम ब्राइटनेस ऑफ इमेज को डायरेक्टली ब्राइटनेस ऑफ इमेज नहीं लिखते, हम उसको लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इमेज। हम उसको क्या लिखते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इमेज। इंटेंसिटी का मतलब होता वही है, ब्राइटनेस, ओके। इंटेंसिटी का मतलब होता वही है, ब्राइटनेस। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो कुछ तो लिखा है मैंने, क्या लिखा है? हाँ, रिफ्लेक्टिंग एरिया। हाँ, मैंने अभी बताया आपको, जिसका ज्यादा एपर्चर उसका एरिया भी ज्यादा। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा रेज रिफ्लेक्ट होंगे और उतना ही इमेज बनेगा ब्राइट, मतलब उतना ही इंटेंसिटी होगा ज्यादा। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिंग एरिया, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अरे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, मेरे पास दो मिरर है, एक का एरिया ज्यादा है, एक का एरिया कम है, सेम ऑब्जेक्ट का इमेज दोनों बनाएंगे, तो कौन से केस में ज्यादा ब्राइट होगा? बड़े के केस में। क्यों? एपर्चर बड़ा है, मतलब उससे क्या हुआ? रिफ्लेक्टिंग एरिया ज्यादा है। जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये आप लोग आपके डिश टीवी में भी यूज करते हो। जो डिश आता है ना, डिश, जितना बड़ा डिश उतना क्लैरिटी ऑफ सिग्नल,
और जितना क्लैरिटी ऑफ सिग्नल उतना ही आपके चैनल्स क्लियर दिखते हैं। अभी आई डोंट नो, अभी स्मार्ट टीवीज है तो शायद आप लोग इंटरनेट पे ही चलता होगा सबका काम, लेकिन एटलीस्ट आज से 5-10 साल पहले जब इंटरनेट महंगा था तो केबल कनेक्शंस थे। केबल कनेक्शंस के बाद क्या आया, डिश टीवी आया, फिर टाटा स्काई आया, फिर XYZ आया, सब लगाते थे एक डिश। तो वो जो डिश है उस डिश का जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा रेज रिफ्लेक्ट होंगे, और उसके ऊपर एक कैप होता है छोटा सा, देखा होगा। और वो कैप क्या करता है, जो रेज रिफ्लेक्ट हुए उसको वो कलेक्ट करता है, और वो कलेक्ट करके सिग्नल बनता है, वो सिग्नल से आपका पिक्चर इमेज बनता है, और वो इमेज आप देखते हो टीवी पे। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ब्राइट इमेज होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिंग एरिया। लेकिन एरिया किस पे डिपेंड करता है, एपर्चर पे। व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर, 4πr²। बराबर। व्हाट इज एरिया ऑफ एनी अदर ज्योमेट्रिकल शेप, लेंथ रेज टू 2। व्हाट इज स्क्वायर का एरिया, L²। यहाँ पे भी क्या आया, L², साइड स्क्वायर, करेक्ट। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, L⁻²। करेक्ट। तो हर जगह पे एरिया इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। अब जब मैं एपर्चर की बात, यहाँ पे जब मैं एपर्चर की बात कर रहा हूँ, मैं रिफ्लेक्टिंग एरिया की बात कर रहा हूँ। मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग एरिया है, इस रिफ्लेक्टिंग एरिया का एक एपर्चर है। तो इस रिफ्लेक्टिंग एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय एपर्चर स्क्वायर। और दिमाग में सिस्टम में डालो, जब तक सिस्टम में जाएगा नहीं तब तक मैं अगले टॉपिक पे बढ़ूंगा नहीं। वापस से वही क्वेश्चन, हमारे पास ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर से हमने क्या किया, इस स्फीयर से हमने बना लिए 2 मिरर। कौन से मिरर है ये, स्फेरिकल मिरर। उसमें से एक स्फेरिकल मिरर का एरिया ज्यादा है ना दादा, राइट। तो दोनों में से कौन सा मिरर ज्यादा ब्राइट इमेज बनाएगा, बड़ा वाला। क्यों, क्योंकि एरिया क्या है, ज्यादा। एरिया ज्यादा होना मतलब एपर्चर ज्यादा होना, लेकिन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर। कैसे पता लगा, एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr², एरिया ऑफ सर्कल इज πr², एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब वापस से मीटर स्क्वायर L⁻²। तो कोई भी एरिया हो, एनी एरिया इज L⁻², लेकिन L मतलब लेंथ। यहाँ पे कौन सी लेंथ की बात कर रहे हो आप, एपर्चर की। तो सिंपल, रिफ्लेक्टिंग एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। तो एपर्चर हमने डिफाइन इसके लिए किया क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि इमेज का क्लैरिटी अगर हमको चाहिए, सपोज मैंने पहले एक मिरर लिया और मुझे इमेज क्लियर नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझे क्या बढ़ाना है, एपर्चर। हो गया क्लियर। तो दैट इज वाई एक एक डेफिनेशन है, टाइम पास के लिए नहीं है। रिमेंबर, नथिंग हियर इज फॉर टाइम पास, हर एक चीज हमको यूज करना है समवेयर। तो अगला डेफिनेशन क्या है, मिरर फॉर्मूला। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मिरर फॉर्मूला है वैसे आगे जाके एक लेंस इक्वेशन आएगा। मिरर फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन दोनों ट्विंस जैसे दिखते हैं, दिखते सेम है लेकिन है नहीं सेम, तो कंफ्यूजन भी बहुत रहता है ना। ट्विंस को देखा तो समझ में नहीं आता है कौन कौन है, कभी लगता है कि अरे नहीं ये मेरी फ्रेंड थी, निकलते दूसरी है। तो रिमेंबर दिस, मिरर फॉर्मूला में और लेंस फॉर्मूला में आगे जाके लेंस इक्वेशन आएगा उसमें, और मिरर फॉर्मूला में एक छोटा सा डिफरेंस है, बताता हूँ क्या। पहले तो मिरर इक्वेशन क्या है वो समझ लो, मिरर फॉर्मूला क्या है वो समझ लो। कौन से नंबर का डेफिनेशन है ये, 9th मिरर फॉर्मूला। 9th 10th 11th जो भी होगा वो, एक हाथ दूसरा डेफिनेशन छूट भी गया तो हम लोग कवर कर लेंगे। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। अभी और इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन है, लैटरल मैग्निफिकेशन है, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, कहीं ना कहीं और ऐड हो जाएगा, छोड़ दो उसको। मिरर फॉर्मूला मतलब क्या, अल्टीमेटली कार्टेशियन साइन कन्वेंशन
जब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने स्टार्ट किया था तब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि क्यों चाहिए रूल्स, ये 4 रूल्स क्यों बनाए हमने। उसका रीजन था कि जब हम इमेज फॉर्मेशन डिटेल में सीखेंगे, जो अगले टॉपिक में चालू होगा, डिटेल्ड, एकदम डिटेल, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बना है, उसका नेचर क्या है, XYZ थिंग, सब कुछ। तो जब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा बताया है द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर, कहाँ से 20 सेंटीमीटर, कहाँ से मेजर किया, पोल से। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, कहाँ से मेजर किया, फाइंड द डिस्टेंस एट विच द इमेज इज फॉर्म्ड, क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस। तो ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हो, यू से, फोकल लेंथ को डिनोट किससे करते हो, एफ, और इमेज डिस्टेंस को बी। तो आपको ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस से और फोकल लेंथ से कनेक्ट करे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा इसमें 2 चीजें पता थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। क्या फाइंड करना था, इमेज डिस्टेंस। तो ऐसा फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस से कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हो, मिरर फॉर्मूला, राइट। अ फॉर्मूला विच रिलेट्स which relates object distance और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं u से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v and focal length f is known as मिरर फॉर्मूला। और ये मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। डजंट मैटर अगर आप 1/u प्लस 1/v लिख रहे हो, 1/u प्लस 1/v लिख रहे हो, तो एक ही बात है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कि नहीं, यस, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। तो ये क्या है, मिरर फॉर्मूला, करेक्ट। अब एक रूल और नया मैं बताऊंगा, वो किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। रिमेंबर, 3 पैरामीटर है, एक है f, एक है v, एक है u। तीनों में से कम 2 पता होने चाहिए तो तीसरा मिलेगा। f और u पता है तो v मिलेगा, f और u पता है तो v मिल गया, f और v पता है तो u मिल गया, u और v पता है तो f मिल गया। बट वेट, हमने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी बना के रखे हैं। डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट आर नेगेटिव, टू द राइट आर पॉजिटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। इसको यूज कैसे करना, तो जो मैं बता रहा हूँ एकदम अच्छे से सुन लो। अगर ये समझ में आ गया तो पूरे रे ऑप्टिक्स में एक भी न्यूमेरिकल का आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन रिमेंबर, यू हैव टू हियर इट वेरी प्रॉपरली। सबसे पहले जो पूछा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, जो भी पूछा है। सपोज फोकल लेंथ पूछा है, उसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे रखो, ऑलरेडी है, करेक्ट। अब डू नॉट डिस्टर्ब, उसके साथ कुछ नहीं करना। तो जो फाइंड करना है उसको कहाँ रखा, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब उसके साथ कुछ भी नहीं करना, राइट हैंड साइड पे जो कुछ है उसके लिए कन्वेंशन यूज करना। तो साइन कन्वेंशन किसके लिए यूज करोगे, जो राइट हैंड साइड पे है। जो पूछा है उसके कन्वेंशन यूज नहीं होते। वो तो सपोज क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आया तो कौन सा मिरर, कॉनकेव, और पॉजिटिव आया तो, हाँ, तो वो तो फाइंड करने के बाद समझेगा ना कि नेगेटिव या पॉजिटिव। तो पहले से कैसे माइनस लोगे। सपोज आपको बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, image formed is real. What do you mean by real image? On the same side, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो u क्या है, माइनस, कन्वेंशन के हिसाब से क्या है, माइनस। इमेज कौन सा है, रियल, मतलब कहाँ है, सेम साइड। जहां ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इमेज कहाँ बना, फिर v क्या आएगा, माइनस। अब आप u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे विथ माइनस माइनस साइन।
अगर आपको बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है तो आप लिखोगे -20। क्या लिखोगे? इमेज डिस्टेंस बोला है आपको 10 तो क्या लिखोगे? -10। क्यों -10? इमेज कौन सा था? रियल। अगर वर्चुअल बोला होता तो प्लस। वेरी गुड। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा? माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो 1/10 प्लस 1/20 तो क्या आएगा? जल्दी, 20 + 10 30/200। करेक्ट। तो कितना आया? -3/20। ये क्या है? 1/f। हमको क्या चाहिए था? f। व्हाट इज f? -20/3 मतलब 6.333 विद माइनस साइन। माइनस आया मतलब कौन सा मिरर था? कॉनकेव। बिना बताए क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन तुमको समझ में आ गया कि मिरर कौन सा है। अब सपोज 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 अगर आपको पूछा होता व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? मतलब v फाइंड करना है, तो v को जिस साइड में है वहां पे रखो, u को शिफ्ट कर दो, तो -1/u। जो फाइंड करना है, डू नॉट डिस्टर्ब, इसको कुछ नहीं करना, इसके लिए कोई कन्वेंशन यूज नहीं करना। कन्वेंशन किसके लिए यूज करना पड़ेगा? f और u। अगर आपको बोला है कॉनकेव लेंस मिरर है, कॉनकेव मिरर मतलब ये क्या लोगे? माइनस। u तो हमेशा ही माइनस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ था? लेफ्ट साइड पे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अगर सपोज आपको बोला है मिरर है कॉन्वेक्स, तो एफ क्या होगा? प्लस। यू क्या होगा? माइनस। बराबर, राइट। तो रिमेंबर, तो जो क्वांटिटी फाइंड करनी होती है उसको क्या होता है? डू नॉट डिस्टर्ब। उसके लिए साइन कन्वेंशंस नहीं सब्स्टिट्यूट करने, कभी भी नहीं करने। अगर ये बेसिक ट्रिक समझ में आ गई तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? अ फॉर्मूला व्हिच रिलेट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। अगला डेफिनेशन क्या है? मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन से पहले हम रियल इमेज डिफाइन कर लेंगे। नहीं होगा नोट्स में, डजंट मैटर, सिर्फ पता होना चाहिए। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज इन केस ऑफ मिरर, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन केस ऑफ मिरर रियल इमेज इज एन इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। रियल इमेज is an image which is formed on the same side as that of object अब यहाँ पे ध्यान दो, मिरर के केस में रियल इमेज सेम साइड पे बनता है, लेंस के केस में उल्टा होता है। लेंस के केस में इमेज which is formed on the opposite side is called as real, and if it is formed on the same side it is called as virtual। तो दोनों में डेफिनेशन उल्टे है, ये याद रखना। अगर ये याद नहीं रहा तो क्वेश्चंस में वापस कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा लिख के नहीं आता है कि देखो हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे रियल इमेज है। रियल इमेज कहाँ बना? सेम साइड पे। एग्जाम में क्वेश्चन रैंडम आता है, वो बोलेंगे आपको, क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं, यू हैव अ कॉन्वर्जिंग रिफ्रैक्टिंग सिस्टम। कॉन्वर्जिंग रिफ्रैक्टिंग मतलब लेंस, रिफ्लेक्टिंग मतलब मिरर। कॉन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग मिरर कौन सा? कॉनकेव मिरर। रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, करेक्ट। converging refracting system, real image is formed, refracting मतलब लेंस, रियल इमेज मतलब अपोजिट साइड, राइट। तो लेंस के अपोजिट साइड में अगर इमेज बनता है तो कौन सा? रियल। मिरर के सेम साइड में बनता है तो कौन सा?
रियल, मिरर के सेम साइड में, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पे तो रियल। तो वर्चुअल क्या होगा मिरर में? अपोजिट। Virtual image is an image which is formed on the opposite side as that of object। याद रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन, अगर ये आपने सही से आंसर दे दिया तो फिर हम यहाँ रुक जाएंगे। सपोज हमारे पास वर्चुअल इमेज है, क्या है? तो v इमेज डिस्टेंस बाय कन्वेंशन क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? अपोजिट साइड पे बना, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में था तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वर्चुअल इमेज मतलब इमेज कहाँ बना? राइट साइड में, मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। गुड, सो दैट्स इट फॉर टुडे।